भारत का संवैधानिक विकास। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किसके तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। भारत में उपनिवेशीय शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ड बिल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा और प्राच्यविद एवं आंग्लविद के तहत पड़ी थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण करना। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया? 1858 के अधिनियम से आ गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सबसे पहले की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे, 1926 और 1945 के निर्वाचन हुए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है और पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा लगाया गया था। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया द्वैध शासन प्रणाली। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। जिस समय अभी केंद्र राज्य संबंध में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, उसी प्रकार 1935 के अधिनियम के तहत जो अवशेष शक्तियाँ थी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहाँ से आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण
स्थायी अवयव क्या थे? इसमें विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि की बात की गई थी। एक संघ की योजना पर विचार किया गया था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना था। ये स्थायी अवयव। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। वर्मा भारत से कब अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत अलग कर दिया गया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन के तहत जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें कहा गया था कि भारत का एक संविधान सभा होगा जो कि निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति में एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू बने थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था वो एस राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम भी थे। कथन कह रहा कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन सही है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था करने से भारत का बंटवारा बच जाएगा। कारण गलत हो जाएगा क्योंकि उनका मकसद ही भारत का बंटवारा करना था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था? 1934 में स्वराज पार्टी के तहत एम.एन. राय के द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वही संविधान का निर्माण करे। संविधान सभा के बारे में क्या कथन कौन सा सही है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित किया गया था और बहुदलीय निकाय थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सीमित थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित किया गया था संविधान सभा सदस्य को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों में विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी उद्घाटन अधिनियम की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव था जो संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव कर लिया गया, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ये सभी सही हैं भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या 12 हो जाती है। यानी भारतीय संविधान में अगर टोटल अधिवेशन देखा जाए तो 11 है, लेकिन जब लास्ट दिन संविधान में साइन करना था, हस्ताक्षर करना था, उस दिन भी संविधान सभा को बुलाया गया था। अगर उसको जोड़ लिया जाता है तो टोटल संख्या 12 हो जाती है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। सही सुमेलित देखना है। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। स्थायी उपाध्यक्ष की बात हो रही है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी थे। ये कांग्रेस से थे, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के एकमात्र कांग्रेसी मेंबर थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व B.T. कृष्णामाचारी के द्वारा किया गया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष यानी प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित हुए थे। ये फ्रैंक एंथोनी थे। उपाध्यक्ष की बात हो रही है, फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान का निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनके संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भी कुछ प्रावधान संविधान के लागू कर दिए गए थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसी की याद में जो है 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था। ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था और उसी के द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। भारतीय संविधान का अंगीकृत यानी अपनाया गया और अधिनियमित हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ये तीनों शब्द 26 नवंबर 1949 को ही किए गए थे। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। सही कथन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था।
कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही है। कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए, इसके बाद अपना लिया जाएगा, लेकिन उसी समय अपना लिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह महात्मा गांधी जी ने किया था कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एज एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भंग कर दिया जाए। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के थे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन आइवर जेनिक्स का था। जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि भारतीय संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन हमारे लोगों ने वो कर दिखाया। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिलाएं सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देखते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा समिति और अध्यक्ष देखते हैं। मूल अधिकारों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। संचालित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू में थी और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। कार्य संचालन के.एम. मुंशी के द्वारा किया जा रहा था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्ट कमेटी की गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकारी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समितियों में अन्य सदस्य कितने थे? इसमें 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप कमेटी में, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में थी। डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन कौन थे? इनमें एन गोपाला स्वामी अयंगार थे, के.एम. मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी.एल. मिश्र और डी.पी. खेतान थे। लेकिन इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को ड्राफ्ट कमेटी का सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। संविधान निर्माती परिषद की झंडा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? झंडा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब संविधान का स्रोत, क्वेश्चन हमेशा सारे एग्जाम में आते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से की गई थी। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? यह कनाडा से संबंधित है, यानी संघात्मक व्यवस्था भारत में कनाडाई संविधान से लिया गया था।
भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति है उस पर वह आधारित है, यानी कनाडा की सिस्टम पर भारतीय संघवाद आधारित। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है और यह न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए से लिया गया था, लेकिन संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। अगर कोई ऐसा विवाद आ जाता है जिसमें संविधान की व्याख्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा अधिनियम पर आधारित है। जो संघवाद की व्यवस्था है ना, कनाडा पे आधारित है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे और उसी के द्वारा संविधान सभा के जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत है जहाँ से ये प्रावधान लिए गए हैं। जैसे कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ये ग्रेट ब्रिटेन से यूके से लिया गया है। और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आयरलैंड संविधान पे आधारित। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। अब यही क्वेश्चन अभी जो है बिहार में आया था, विधि का शासन और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो काफ़ी लोगों का गलत हो गया है। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया है कि हमारे यहाँ जो राज्यपाल होता है वो जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को रिजर्व कर लेता है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी। ये कनाडा परिसंघ के आधार पर भारतीय परिसंघ की व्यवस्था की गई। दूसरे एक तरफ प्रावधान, दूसरी तरफ स्रोत था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से यानी केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार ये रूस से लिया गया है, जिसका नाम पूर्व में सोवियत संघ था, वहाँ से लिया गया है। डॉक्टर स्वर्डसन कमेटी के अनुशंसा पे कथन कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। सही कह रहा है। कारण कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। ये भी सही कह रहा है, लेकिन कथन कारण यह नहीं बता रहा कि भारतीय संविधान अधिक लंबा किस लिए हो गया, तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। सही दोनों है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान कहाँ का है, तो यह अमेरिका का पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान। अगला टॉपिक संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग 465 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं। इस समय भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद हैं। आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो
65 से अधिक आर्टिकल मिल जाएंगे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और आरंभ में कितनी थी? आरंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बढ़ा दी गई हैं संविधान संशोधन कर। सही कथन देखना है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया था 22 भागों में, प्रारंभ में विभाजित किया गया था। अगर वर्तमान में देखें तो इसमें 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय 25 भाग हैं, 465 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता संविधान का भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है और संघ की व्यवस्था भाग 5 में की गई है। राज्य की व्यवस्था भाग 6 में की गई है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया जाता है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई है। तो 323A 323B है। 323 प्रशासनिक अधिकरण से है और 323B अन्य से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। पंचायतें 9 में है। नगर पालिकाएँ 9A में है। निर्वाचन भाग 15 में है। अधिकरण 14A में है। सहकारी समितियां भाग 9B में है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14 में है और आपात बंद 18 में प्रावधान किया गया। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, ये पहली अनुसूची है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को संशोधन करके नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह राज्य सभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को संशोधित किया जाना है वह पहली अनुसूची को संशोधित करके भारत में नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है? तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं और इनके शपथ का जो है प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है जिसमें संघ, राज्य और समर्थित सूचियाँ दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की बात की गई है।
राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो कि अनुसूची 9 है को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया था। अनुसूची 9 में भूमि सुधार अधिनियम को सम्मिलित किया गया था। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कोहेल्यो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? यह 9वीं अनुसूची से भूमि सुधार से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना यानी प्लानिंग का विषय किस में है? यह समवर्ती सूची में है, प्लानिंग का विषय। संघीय सूची में प्रारंभ में 97 सब्जेक्ट थे और वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 59 हैं। समवर्ती सूची में 47 थे और वर्तमान में 52 हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामलों से है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है और दल बदल विरोध का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया। समवर्ती सूची में क्या है? एजुकेशन समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया है। अब राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के जिस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया वह 42वां संविधान संशोधन ही था। 42वां संविधान संशोधन करके राज्य सूची से 5 सब्जेक्ट को हटाकर जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया था। वन समवर्ती सूची में है। डाक बचत बैंक ये संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में है और शेयर बाजार संघीय सूची में है, लेकिन वन समवर्ती सूची में है। केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के पास होती हैं इसमें यह स्पेस रिसर्च जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं यह अवशिष्ट विषय है। सही कथन देखना। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है, यह सही है। लेकिन पहले जो प्रावधान किया गया था 9वीं अनुसूची का इसलिए किया गया था कि इन कानूनों की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका के द्वारा न किया जाए, लेकिन न्यायपालिका ने उसके बाद प्रावधान किया कि भाई साहब आप कोई भी सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में डाल दो, हम उसको जो है उसकी वैधता का परीक्षण करेंगे। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 5वीं अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है, 6वीं अनुसूची भी डालती है और 7वीं अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोध कानून का प्रावधान किया गया है वह 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में क्या क्या है उल्लिखित है? बैंकिंग है, बीमा है और जनगणना है। कृषि तथा गैस और गैस संक्रमण सब्जेक्ट ये राज्य सूची से संबंधित है। वह विषय जो भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित है रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये संघ सूची के विषय। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख है। पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची में। देखो रेलवे संघ सूची में, लेकिन यहाँ रेलवे पुलिस की बात की जा रही है तो वह राज्य सूची के अंतर्गत आएगा 7वीं अनुसूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची के
सूची 3 में शामिल है तो दंड प्रक्रिया संहिता यह समवर्ती सूची में है। विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसमें है? ये सूची 3 में जो कि समवर्ती सूची है उसी में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि संख्या 37। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। तो जो राज्य सूची होता है उसमें राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। संघ सूची होती है उसमें संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची होती है इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया है। यह 5वीं अनुसूची में किया गया है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें है? ये 5वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6वीं अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई बिल जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा बिल जो कि टैक्स लगाता है विधायिका में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जा सकता। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 117 में है। और इसी में कहा गया है कि कोई बिल जो कि टैक्स लगाता है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के द्वारा नियत की गई है। सुमेलन को देखना है। अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323A में किया गया है और अन्य 323B में हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 324 में की गई है और अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यानी नालसा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है और यह नीति निर्देशक तत्वों के तहत है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा बताता है, लेकिन जो अनुच्छेद 36 है इसमें कहा गया है कि जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में किया गया है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी होगी। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 के तहत होता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 प्रदान कराता है।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में किया गया है। राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देना अनुच्छेद 111 के तहत होता है, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत बिल पर अनुमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते, रिजर्व कर सकते हैं, वो उन पर निर्भर। लेकिन दो बिल, एक मनी बिल और दूसरा संविधान संशोधन बिल, इनको राष्ट्रपति रोक नहीं सकता या पुनर्विचार के लिए नहीं वापस कर सकता, उस पर उनकी अनुमति देना बाध्यकारी है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं के संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की बात की गई है। अनुच्छेद 67 यानी 67B में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने की बात की गई है और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात की जाती है। यहाँ उपसभा की बात की गई है, ना कि उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सभापति होते हैं, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के लोगों से चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 323A का संबंध प्रशासनिक अधिकरण से है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से है। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के रिजर्वेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371A में नागालैंड, अनुच्छेद 371B में असम और 371C में मणिपुर है। 371C में मणिपुर और 371D में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का प्रावधान है। इन राज्यों की बात की गई है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। इसकी बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC आर्टिकल 315 में है। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के तहत हैं और संघ लोक सेवा आयोग 315, संविधान संशोधन 368 के तहत और अंतर्राज्यीय परिषद 263 के तहत है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किया गया है, अनुच्छेद 152 के तहत। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना बताया गया है। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र की बात की जाती है। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट की शक्ति है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात की गई है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 241 में किया गया है। अनुच्छेद 75I का एक केंद्र मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी की बात की गई है। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बताया गया है और कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है, जो कि DPSP में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ आर्टिकल 42 में है, यह भी DPSP का है। शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ये आर्टिकल 45 में बात की गई है, यह भी DPSP में प्रावधान किया गया है।
पंचायतों का गठन भाग 9 में किया गया है। नगर पालिकाएँ भाग 9A में है। सहकारी समितियाँ भाग 9B में है और अधिकरण भाग 14A में की गई है। अगला टॉपिक उद्देशिका होगा।